जो प्यारे प्यारे बच्चे कैसे आप सभी। मैं मिसेस आकांक्षा राय आपके अपने चैनल में फिर से पुनः स्वागत करती हूँ। जिसमें पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें इसके पूरे ऑब्जेक्टिव, मेजर पेयर, सही जोड़ी, सत्य असत्य वगैरह दिए गए हैं। आप उसको देखिए और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक बार बताऊँगी कि इसका जो सॉल्यूशन है उसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो गलत दिए गए हैं, तो आपको इस वीडियो में सही प्रश्नों के सही उत्तर बताए जाएंगे। ये 2024 का प्रश्न पत्र लिया गया है और इसमें हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है बच्चों की संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर दिया गया है 140 वाला। ठीक, अब जो है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको 140 दिया गया है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे 140। ठीक है, उसके बाद आप इसको 2 से काटेंगे, सबसे छोटी से छोटी डिजिट तो यहाँ आ जाएगा 70। फिर आप इसको 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35। फिर 35 को आप 5 से करेंगे, फिर ये जाएगा 7 बार में, फिर यहाँ 7 और आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू ये था 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। ठीक, और उसके बाद जो है ये लास्ट में 1 आया है तो इंटू लिख दो आप 1। ठीक, फिर ये यहाँ देख सकते हैं कि 2 जो है वो 2 बार दिया गया है तो आप लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो ये जो है इस तरीके से इस प्रश्नों को हल करना था। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मैं पूरे प्रश्नों को यहाँ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जगह बहुत कम है, तो जितने प्रश्न हो सकते हैं मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्नों के यहाँ पर जो है उत्तरों को हल करके बताऊँगी, पर आप जो है वीडियो को बने रहिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि यहाँ दिया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 3x² माइनस x माइनस 4। अब बच्चों जब ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आ रहा है तो उसको कैसे हल करना है, तो बहुत आसान है। आप कहेंगे कि मैम कैसे आसान है, तो बच्चों आसान इसलिए है जैसे यहाँ पर दिया है 3x², तो ये जो है ये है, आप इसको मानेंगे बोलेंगे कि ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू हो जाएंगी और ये आपकी c की वैल्यू है। ठीक है, अभी भी कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। मतलब ये है बच्चों कि a जो है वो है 3, b की जो है वो है -1, x की मतलब 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लगाया तो b की जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -1, और जो c का मान है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -4। ठीक है, तो c का जो मान है वो कितना है, तो c का मान हो जाएगा -4। ठीक है, a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान है -4। ठीक है, तो a b और c तीनों का मान आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब आपको जब a b c का तीनों का मान मिल गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको करना होगा यहाँ पर कि 3x² माइनस, फिर आप लिख देंगे कि 4 - 3 और फिर आप लिख देंगे x, उसके बाद आप लिख देंगे -4। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको जमा लेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर 4 - 3 क्यों किया है, तो बच्चों आप इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 है। अगर आप बताइए कि 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू एक्स कितना जाएगा x, तो आपको यही समीकरण मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को इस प्रकार से जमाया गया है। अब आपको क्या करना है, जो x है ना इसका जो है इस ब्रैकेट में इंटू कर देना है। अब ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस 3x, उसके बाद आ जाएगा -4, इसी प्रकार आ जाएगा। राइट, मैंने कुछ गलत किया तो आप कहेंगे नो मैम कोई गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ 3x²। अब बच्चों ये वाली जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं इसमें से आप जो है ये आपको दिख रहा है x, तो आप इसमें से एक x को कॉमन निकल ले लेंगे। जब आप x को कॉमन ले लेंगे तो 3x² में से एक x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x, और यहाँ आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4। ठीक, फिर आप ले लेंगे +1 और अंदर फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएंगी कौन सी, 3x - 4 इज इक्वल टू ले लेंगे हम 0 के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बार आप ले लो कि x + 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x का मान आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे मैम -1। फिर आप ये जो 3x - 4 है ना, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आप ले लेंगे 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, मतलब बच्चों 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो आपके पास एक और x की वैल्यू जो है वो हो जाएंगी क्या, 4/4/3, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमने जो है इसको जो है वो सॉल्व किया है। फिर यहाँ पर दिया है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से तरीके से देखिए। ठीक है, ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं बच्चे,
यहाँ दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल जो है वो 1 है। ठीक है, मतलब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ 0 इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज कितना है 1। ठीक है, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इसको हल करने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको एक याद रखना है एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूले के अनुसार यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर यहाँ जो है ये दिया है ना, ये क्या नाम है अपना योगफल, तो योगफल हो जाएगा 4 माइनस और अपना गुणनफल हो जाएगा कौन सा 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जो है वो क्या करना है, अरेंज करना। बच्चों ये वाला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप लिखिए एक्स का स्क्वायर माइनस योगफल, तो योगफल हो जाएगा 4, फिर प्लस उसके बाद गुणनफल को लिखना है तो ये हो जाएगा 1। बस इतना ही जो है इसमें आपको लिखना था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार जो है ये प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिया है कि समीकरण युग्म के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत है या असंगत है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका जो मान है क्या होगा बच्चों, तो a1/a2 हो जाएगा आपको 5/7, b1/b2 हो जाएगा 4/6। ठीक है, उसका c1/c2 हो जाएगा आपका 8/-9। ठीक है, फिर आप जब इसका करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको बता देना है कि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रखेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं यहाँ पर स्क्रीन में इसको नहीं बता सकती हूँ बच्चों, इसलिए हम जो है इस मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका समाधान को जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में और आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख ले। ये वाला जो प्रश्न है बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा वेरी IMP क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है इसको क्या करना है, हल करना है। फिर जो है हमारे पास इसी का और जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया गया है कि दी गई AP के अगले 2 पद ज्ञात करिए। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो AP हमारे पास दी गई है उसका हमें अगला जो पद है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो AP का जो अगला पद है वो क्या होगा, हमें क्या करना था, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है कि 4, 10, 16 और 22। ठीक है बच्चे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, अब आप जो है बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है मैंने, आपको याद होगा तो मैंने जो भी पोस्ट डाला हुआ है उसमें भी ऐसे प्रश्नों को लिया है। इसमें आप जो है a का जो आपका मान है वो हो जाएगा 4। ठीक है, आपका a का मान कितना है, 4 है ना। उसके बाद ये जो 10 है ये आपका d का मान दिया गया है। ठीक है, आपका जो d का मान है वो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ स्क्रीन में, है ना। आशा करती हूँ बच्चों की स्क्रीन बहुत छोटी है पर मैं लिखने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको हल करके बताती हूँ इसका कि कैसे करना है। a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक, फिर d इज इक्वल टू जो है वो आपको लिखना है 10 माइनस d का मान निकालते कैसे, ये 10 माइनस और ये 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास d का मान कितना हो जाएगा 6। मतलब a का जो हमारे पास मान दिया गया है वो हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, a का जो मान है वो हो जाएगा 4 और d का जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो a का मान है हमारे पास 4 और d का मान जो है हमारे पास कितना दिया गया है 6। ठीक, उसके बाद जब हमारे पास ये मान निकल जाएगा फिर आपको क्या करना है, आपको लिखना है a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। कितना लिखना है, a प्लस 4d। फिर जो है यहाँ तक जवाब आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, a कितना दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दोगे 4 प्लस 4 इंटू 6। 4 इंटू 6 कैसा आया, क्योंकि d का मान 6 था और 4 और a का मान है 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना
कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। तो आप कहेंगे कि मैम ये जो हमारे पास था A5 इसका मान हो गया हमारे पास कितना 28। फिर आप निकालेंगे किसका A6 का। तो A6 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा A+5D कर देंगे, ठीक है। फिर A का मान रखेंगे 4 और D का मान जो है आप रख देंगे 6। फिर आप इसको हल करेंगे, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास A6 का मान जो है वो आ जाएगा 34, ठीक है, और A5 का मान आपके पास आ गया 28। जब आपके पास ये दोनों मान आ जाएंगे फिर आपको क्या करना है, अब आप सुनिए, ठीक है। अब आपके पास जो है एक मान आ जाएगा आपके पास A5 का जो आपके पास आ गया 28, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मान आ जाएगा A6 का जो आ जाएगा आपके पास 34, ठीक है। ये दोनों जो मान है ये आपके पास जो है इस इक्वेशन से जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि इसमें दो मान ज्ञात करने थे कि दिए हुए AP के अगले दो पद को ज्ञात करना है। तो आप समझ गए कि हमने कैसे मान को ज्ञात किया है। सबसे पहले ये जो है ये है A और D का मान निकालने के लिए हमने क्या किया 10 - 4 कर दिया तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास जब 6 आ गया तो हमने A5 को निकालने के लिए क्या किया, तो A5 को निकालने के लिए हमने किया A+4D, ठीक है। फिर आप A का मान 4 और D का मान 6 रखेंगे। फिर दूसरे में आपने निकाला A6 जिसमें आपने कर दिया A+5D, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है अगले दो पद ज्ञात हो गए जो कितने थे, जो हो जाएंगे 28 और एक था 34, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी जैसे दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। 34 + 32 + 30 से लेकर डैश 10 तक दिए गए। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो बच्चे यहाँ पर जो 34 दिया है ये है आपका A का मान, ठीक है, समझ गए आप। 34 दिया है आपका A का मान। अब आप बताइए कि D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलिए जल्दी। ऊपर वाले मैंने प्रश्न में बताया था। तो आप कहेंगे कि मैम इसमें D का मान निकालने के लिए आप 32 में माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे 34 को, किसको माइनस कर देंगे 34 को माइनस कर देंगे। तो बच्चों इसका मान आ जाएगा -2। तो आपके पास D का मान आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक जब आप इसको कर लेंगे हल, अब देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा आपका A का मान और D का मान निकालने के लिए आपने क्या किया, यहाँ कर दिया आपने 32 - 34, तो आपका आंसर आ गया -2, ठीक है। फिर इसके बाद करने के लिए आप यहाँ देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है ANL = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ANL = इसके बाद आपको लगाना है A+N-1 और क्या लगाना है D, ठीक है। आपको इससे सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि मैम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखिए ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसमें जो 10 है वो है n, मतलब n पदों की संख्या है। तो यहाँ पर इसकी जगह में आप रख दोगे 10 = A का जो मान है मैंने बताया था A का मान कितना है 34 है। तो आप लिख देंगे 34 प्लस अभी मैंने बताया कि n का जो मान है वो n माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम n की जगह में 10 क्यों नहीं रखे, क्योंकि बच्चों ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं ये है an टर्म की वैल्यू है 10। फिर D का जो मान है वो हमारे पास कितना आया था -2, तो आप यहाँ लिख देंगे -2 करके, ठीक है। फिर आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, 10 इधर के इधर एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ हो जाएगा 34, फिर -2 का आप अंदर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस तो यहाँ हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो जाएगा +2। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 2n = 36 - 10। उसके बाद जो है n = जब आप करेंगे तो 26/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, मतलब आपके पास n की जो वैल्यू है कितनी आ जाएंगी, वो हो जाएंगी 13। कितनी आ जाएंगी 13। जब आपके पास n की वैल्यू 13 आ जाएंगी फिर आपको क्या करना है, n की वैल्यू जब 13 आ गई आपके पास फिर आपको यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है कि Sn = n/2 और यहाँ आप लगाएंगे A+L, कितना लगाएंगे A+L, ठीक है। ये है n, ठीक है, ये है n, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ आप लिखेंगे n जो है आपके पास जो है n = जो है वो है 13, A = आपके पास है 34 और L = आपके पास है 10। बस अब आपको क्या करना है, बस इसमें इस फॉर्मूले में आप ये सारी चीज़ों को रख देंगे तो आपके पास जो है इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 286, ठीक है। अब आपने कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है इस प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कि हम कितने आसानी से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो दिया गया है कि किसी ट्रायंगल PQR की भुजाएं
पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर है, जबकि पी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आर एफ इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये वो जो है ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है और इस साल भी इसके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कैसे किया जाता है, यहाँ तो सब लिखा है कि पी इतना है, क्यू इतना है, पी एफ इतना है और आर एफ इतना दिया गया है। ठीक है, अब आपको जो है इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कर देना है पीई अपॉन आप लिख देंगे क्यू ई। ठीक है, आप लिख देंगे पीई इज इक्वल टू यहाँ आप लिख देंगे पी एफ अपॉन लिख देंगे आप आर एफ। ठीक है, फिर इसका जो वैल्यू है आप अपॉन में लिख देंगे, जैसे यहाँ लिख देंगे 4/8 इज इक्वल टू यहाँ आप लिख देंगे 8/9। फिर जो है ये दोनों कट गया 1/2 बार में, तो 1/2 है वो नॉट इक्वल हो जाएगा किसके 8 किसके 9 के। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके बाद हल करने के बाद आप क्या निकालेंगे, ये आप बस इतना जो है आपका आ गया कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8 जो है 9। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हमने जो है इसको हल कर लिया है। ठीक है, अब ये दिया है कि आकृति में दिए यदि पी क्यू आर एस है तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, फिर आपको ये दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसे समझा पाना मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं होगा। तो आपको अगर इस प्रश्न में डाउट है तो आप बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रश्नों को लेके आऊंगी जिससे मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। ठीक है, फिर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया है कि बिंदु -5 और 7 और एक दिया है -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चल रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आपके पास ऐसे प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में भी ये प्रश्नों को लिख के देखिए। अगर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है तो फिर हम कहेंगे बाकी बच्चे ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में आने लायक है। इसको हल करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको बनाना है रूट। ठीक है, आपको बनाना है रूट के अंदर आपको लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, y1 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि मैम x2 x1 क्या है, y2 और y1 क्या है करके। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर जो है आपके पास जो x2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास -1। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो है ये है x1 और ये जो है ये है आपके पास y1। ओके, ये है आपके पास x2 और ये जो है ये है आपके पास y2। अब आपको बस सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है और इसके आंसर आ जाएगा। बस इतना से ही आपको काम है जो आपको इसमें करना था। ठीक है, फिर बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हैं नीचे वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या करना है, इसमें जैसे दिया है कि a इज इक्वल टू 1.5, b इज इक्वल टू 2.3 और c इज इक्वल टू -2 और -11। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको a b निकालना है, फिर b c निकालना है, फिर a c निकालना है और फिर जब तीनों की वैल्यू आ जाएंगी तो आपको a b प्लस बी सी इज इक्वल टू a c है या नहीं है ये आपको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि y का मान ना क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर, ये हम आ गए हैं किसमें 12 में। ठीक है, हम आ गए किसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ दिया है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2 - 3 Q दिया है 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी ये जो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वही जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था कि रूट में लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मात्रक कितना है 10 है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को जो है आप अपने घर में सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आप क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ a b एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा b के निर्देशांक a1 और 4 है। ठीक है, तो ये
वाले ऐसे जो प्रश्न हैं ये परीक्षा में आने योग्य है, तो आप इनको देखिए। और अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे जब भी हम ऐसे नए नए वीडियो डालें तो आपके पास इसका सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आ पाए। तो आप फट से जाइए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन में आ रहे हैं कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में रूट में एंगल बी इज इक्वल टू समकोण तथा ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं वो आजकल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस ऐसे लिखना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको जो है क्या करेंगे, आप ए सी का स्क्वायर जो है एज इट इज रहेगा, फिर ए बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब हो जाएगा 25। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा रूट, मतलब ए सी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ए सी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो साइन ए और कॉस ए का मान को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो जो साइन ए है उसका मान कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। कितना होता है बच्चों, तो साइन जो होता है वो होता है लंब अपॉन जो होता है जाएगा वो जाएगा कर्ण। कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण इज इक्वल टू बी सी अपॉन कितना हो जाएगा ए सी, कितना हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी का मान कितना हो जाएगा, तो बी सी मतलब हो जाएगा 3 और ए सी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास साइन ए की मान निकल गया। फिर जो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए जो होता है बच्चों, कॉस मतलब हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, आधार अपॉन कर्ण उसकी, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, उसका आंसर आ जाएगा 4/5। अब आपके पास जो है साइन ए कॉस ए दोनों का मान आपके पास निकल गया है, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको किस प्रकार से इसको हल करना था। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर से इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है कि मान ज्ञात कीजिए किसका, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसमें आपको साइन 60 कॉस ये सबके मान को रख देना है बस। तो बच्चों इसके लिए आपको वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 60 का जो मान है हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2, ठीक है, इन टू फिर हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30 का जो मान है वो हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का जो मान है हो जाएगा 1/2 और कॉस 60 का जो मान है हो जाएगा 1/2। अब आप क्या करेंगे, ये जो रूट और रूट है दोनों रूट का जब इंटू हुआ तो रूट हट गया, रूट हट गया तो आ जाएगा 3/, ये 2 और 2 का इंटू हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 × 1 1 और 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब आप क्या करेंगे, 4 जो है ये एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4/4 और 4/4 जो है एक दूसरे से कट गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। मतलब साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका मान 1 आ गया। बहुत आसान है, देख पा रहे हैं कि हमने कितनी इजीली तरीके से इसका जो है हमने आंसर फाइंड कर दिया। केवल आपको जो है वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार हल करना है बच्चे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। यहाँ दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आप घर में हल करेंगे। आशा करती हूँ कि आपका अभी तक अच्छे से तैयारी हो गई होंगी, तो इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, ठीक है। ये भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और ये 2024 में आया था, तो इस साल जो है ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना अधिक है। तो ये प्रश्न जो है आपको करके जाना ही है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो दिया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे ढूंढी से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध
मैदान दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर रहा था वो क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आपको करके जाना ही है ये वाले प्रश्न को। ठीक, उसके बाद जो है ये प्रश्न दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा 15 का अथवा वाला जो प्रश्न है। अब बच्चों ये वाला जो आप देख सकते हैं, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने इसके जब फिर मैंने एक शब्दों में उत्तर बताया था, तो मैं ऐसे प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था जिसमें चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछा था आपसे, आपको याद होगा। अगर किसी ने जो है इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाइए और पहले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसके 1 वर्ड में बताया है, इसी का 1 वर्ड में आया है कि चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लिखी है। ठीक है, तो बच्चों इसका ये लिखने के लिए होता है θ/360 डिग्री इंटू हो जाएगा 2πr होता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें जो है हमारे पास जो r है वो हमारे पास रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर, क्या है हमारे पास इसकी रेडियस दी गई है। ठीक है, और हमारे पास जो थीटा का मान है वो है हमारे पास 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री है। बस अब आप इसमें फॉर्मूले में रख देंगे थीटा की जो वैल्यू है वो आप लिख देंगे 60 डिग्री अपॉन हम आप लिख देंगे 360 इंटू 2 इंटू पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है 22/7 इंटू आर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा आर का जो मान है हो जाएगा 21। ठीक है, फिर ये जो 60 है इससे ये कट जाएगा 6 बार में, कितने बार में कट जाएगा 6 बार में, और फिर ये 7 से ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में। ठीक है, अब आप जब इसका जो है इंटू करेंगे तो ये जो ये वाला दिया है ये 2 1 2 और ये कट जाएगा कितने बार 3 बार, और ये 3 से ये 3 कट गया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 22। हमारे पास आंसर कितना आ गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 22 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये प्रश्नों को आपको करना ही है। ठीक है, फिर हम जो है अगले प्रश्न में जाते हैं। हमारा 16 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिया है कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए। पहला दिया है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब बच्चे ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसको कैसे किया जाता है अब आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास 4 बड़ी संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब संभव परिणाम देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है संख्या लेंगे। जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये जो हमने मान ले लिया 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, 4 से बड़ी अनुकूल परिणाम संख्या, तो 4 से जो बड़ी संख्या कितनी है 5 और 6 है। ठीक है, 4 से जो बड़ी संख्या है यहाँ लिखा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्या क्या है 5 और 6 है। ठीक है, मतलब कितनी है 2 संख्या है जो 4 से बड़ी है, तो कितनी है 2 संख्याएं हैं जो 4 से बड़ी है, तो हमें मान लूंगी कि 2 संख्या है जो 4 से बड़ी है अपॉन कुल संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है करके। ठीक है, तो हमारे पास हम उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, मतलब पहला वाला जो दिया है वो दिया है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/3 है। अगर मैं बोलूँगी 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है बच्चे, तो देखो 4 से छोटी संख्या कितनी है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। देखो 4 से जो छोटी संख्या है वो कितनी है, तो आप कहेंगे मैम ये 4 से छोटी संख्या है मतलब 3, तो 3 संख्या है जो 4 से छोटी है अपॉन कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1/2। मतलब जो है 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो आ गई 1/2, और 4 से बड़ी संख्या की प्राप्त करने की जो प्रायिकता है कितनी आ गई 1/3 आ गई। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं बच्चे, तो आप इसको समझिए और इस तरीके से हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, उसके बाद यह है कि अच्छी तरीके से फेंटी गई जो है 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला दिया है एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। ठीक, अब जो है देखो इसमें क्या करना है, एक क्या है इक्का होगा और जो है एक इक्का नहीं होगा, तो इसमें जो है इसमें इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए आपको बस ये करना है कि एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ठीक है, जो एक गड्डी होती है ना, एक जो गड्डी होती है इसमें कितने होते हैं बच्चे, देखो ये जो एक गड्डी आप देख पा रहे हैं इसमें जो है
एक जो गड्डी है उसमें होते हैं 4 इक्के। कितने होते हैं? एक गड्डी में होते हैं 4 इक्के, ठीक। अब क्या करना है आपको जो है, और हमारे पास संभाविता जो परिणाम है वो है 52। कितने हैं? 52। तो हम यहाँ पे लिख देंगे PE इज इक्वल टू जो है 4 इक्के है अपॉन कितना हो जाएगा? 52। अब इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा 1/13। कितना आ जाएगा? 1/13। मतलब हमारा जो पहला वाला है उसका आंसर आ जाएगा 1/13। मतलब एक इक्का होगा और एक इक्का होगा तो हमने माँ बोला कि एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के अपॉन 52 वो तो हमने काट दिया, तो 1 अपॉन कितना आ गया? 13, ठीक है। ये हो गया पहले का। दूसरा वाला जो है बच्चे, इसको हल करने के लिए क्या करना है कि एक इक्का नहीं होगा। तो एक इक्का नहीं होगा, तो जब एक इक्का नहीं होगा तो क्या होगा इसमें? तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे कि PE इज इक्वल टू, यहाँ आपको लिखना होगा 58/52, और जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12/13। मतलब एक इक्का नहीं होगा कि जो प्रायिकता है वो है 12/13, और एक इक्का होगा इसकी जो प्रायिकता थी वो कितनी थी? 4/52। ये कटा तो कितना आ गया? 1/13। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसको हल कर दिया, ठीक है। बहुत आसानी से इसको हमने हल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है असंभव घटना किसे कहते हैं, और असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो जो असंभव घटना क्या होती है और असंभव घटना की मान कितना होगा, तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव है वह असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना क्या है? तो असंभव घटना क्या होती है बच्चों? तो असंभव घटना मतलब हो जाएगा कि वह घटना जिसका घटित होना असंभव है वो असंभव घटना कहलाती है। और असंभव घटना की जो प्रायिकता का जो मान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0। कितना होता है? वो होता है 0 या 0। कितना होता है? वो होता है 0 या 0। बस इतनी सी चीज आपको जो है इसमें लिखना था कि असंभव घटना किसे कहते हैं? जिसकी घटित होने की संभावना असंभव हो और इसकी जो प्रायिकता है वो 0 होती है, बस, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये दिया है कि यदि PE इज इक्वल टू 0.95 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होंगी, ठीक है। तो बच्चों ये भी प्रश्न है, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, और उससे पहले हमने ये जो प्रश्न आपके सामने जो लाए थे, एक इक्का होगा और ये 4 बड़ी संख्या वाली, ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे तो आपको करके ही जाना है एग्जाम में, ठीक है। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम और लाते रहेंगे आपके एग्जाम तक, तो आप जाइए फटाफट जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा 8, 9 और 25 का जो है HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 8, 9 और 15 का LCM भी ज्ञात करना है और LCF भी जो है वो क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें जो है आप जो है आशा करती हूँ कि इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे नेक्स्ट दिया है कि दर्शाइए कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या है। तो ऐसे जो प्रश्न है उसको करने के लिए क्या करेंगे, आपको दर्शाना है कि 7/5 जो है वो एक जो है अपरिमेय क्या है? संख्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि अभाज्य संख्या A और B ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर उसको करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको नहीं बता रही हूँ। फिर यह है कि जांच कीजिए कि x² - 2x = -2 और 3 - x एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इसके आने की संभावना जो है वो 100% है। ऐसे जो है ऐसे प्रश्नों की, तो आपको भी जो है ये प्रश्नों को जो है वो करना है, ठीक है। फिर दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो देखिए मैं आपको सिर्फ बना के इसमें बता दे रही हूँ कि देखिए आप क्या करेंगे, ये है हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये है C है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कोण में यहाँ लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू आप लिख देंगे 60 डिग्री। क्या लिख देंगे आप? यहाँ लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जो है यहाँ हो जाएगा 25 मीटर। क्या हो जाएगा?
यहाँ से यहाँ हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। ये है 25 मीटर, तो ये हमारे 25 मीटर, और जो 60 डिग्री का कोण है ये 60 डिग्री, और ABC हमारा क्या है, एंगल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो है आप करेंगे tan थीटा। क्या लेंगे, तो आप यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ आप लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार। क्या होता है बच्चे, लंब अपॉन आधार। तो लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना हो जाएगा हमारा h अपॉन आधार कितना है हमारे पास 25, कितना है हमारे पास 25, ठीक है। उसके बाद जो है थीटा का मान हो जाएगा 60। तो आप यहाँ पर जब थीटा का मान रखेंगे tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू जो है कितना हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा 25, ठीक है। फिर tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन 25, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके h इज इक्वल टू यहाँ आप लिख सकते हैं 25√3 मीटर। बस ये इसकी ऊंचाई निकल गई। इतना आसान है इसको समझना, ठीक है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और इसको आपको एग्जाम में करके ही जो है जाना है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज है जैसा मैंने कराया था, आप कॉपी में इसको करने का प्रयास करिए। फिर यहाँ दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है। 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और 2x - 2y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 2 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप जो है अच्छी तरीके से आप इसको हल करिए। इसमें समीकरण देंगे ना, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करके बता रही हूँ उसको। फिर अथवा में आप प्रश्नों को देख लीजिए। ये वाला जो प्रश्न है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए लिखित में। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे जो आप प्रश्न देख रहे हैं बच्चे, ये जो होता है जो है पेपर में बहुत अधिक मात्रा में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर करके जाइए, ठीक है। फिर है यहाँ पर दिया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो है आपको कैसे बनाना है, तो मैं केवल इसका फॉर्मूला बता देती हूँ और इसको कैसे बनाना है बता देती हूँ। आप जो है घर में इसको कॉपी में हल करिए। देखिए इसमें आप बनाएंगे कि देखो बच्चों, ये है हमारा बेलन, ठीक है। अब ये जो बेलन आपने बनाया है, इसमें यहाँ से यहाँ जो है वो जो है यहाँ से यहाँ हो जाएगा 14 mm। क्या है, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा 14 mm, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है 5 mm। क्या है बच्चे, यहाँ से आता है कि 5 mm। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे कैप्सूल का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल +2 × एक अर्धगोले का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सब चीज कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं कलर चेंज करती हूँ थोड़ा। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा क्या, फॉर्मूला हो जाएगा 2πRh + 2 × 2πr²। अब आपको बोलेंगे कि इसमें कौन कौन सी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो बच्चे पाई की जगह आप रख देंगे 22/7, ठीक। उसके बाद जो है आप आर की जगह रखेंगे 2.5, ओके। उसके बाद जो है आप r² है ना, तो इस तरीके से आप इसमें जो है रख के जो है इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। जगह कम है और ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके नहीं बताया जा रहा है, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये वाले प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है और आपको आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जो है इससे देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए प्रतिदिन व्यय को दर्शित है कि विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करिए, दैनिक व्यय और परिवार की संख्या, ठीक है। तो इसमें जो है ये सब टेबल बने हुए हैं, ठीक है। आप जो है इसको जो घर पे हल करिए और करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है हमारे जो प्रश्न पत्र है वो समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि आज के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं, हेल्पफुल लगे हैं, तो जाइए फटाफट चैनल को लाइक
कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक कोई नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जाइए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बच्चे। मैं जो है मैंने ये तो सही विकल्प बता चुके हैं, पर जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं फिर से ये जो है महत्वपूर्ण जो है विकल्प को फिर से बता रही हूँ। आप लोग फिर से पुनः ध्यान से देख लीजिए। जो बच्चे पहले जुड़े हुए थे तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो भी अभी जो है देख लीजिए, ठीक है। इसको जैसे यहाँ दिया है सही विकल्प चुन के लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ था कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है, तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है परवलय, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब, तो इसमें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक। उसके बाद दिया था बच्चे कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि b² - 4ac > 0 के। फिर ये वाला मैंने आपको अपने पोस्ट में भी ऐसे कई प्रश्न डालती हूँ, तो ये दिया है कि -3 - 1/2 और 2 का 11वां पद है, तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है 22। कितना है 22। फिर दिया था कि प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चे, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 640 से लेके 546 ईस्वी तक। फिर दिया था कि बिंदु P 32 और Q -2 -3 के बीच की दूरी है, तो इसका सही आंसर है 7.07, ठीक है। तो बच्चे इसमें देख सकते हैं कि हमने जो है सही और गलत को जो है इसमें जो है कर लिया। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर, ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मैम ने तो ये पहले वीडियो में करा चुके हैं, तो बच्चे जिसने कर चुके हैं वो रिवीजन करिए और जिसका नहीं किए हैं तो वो देखिए। फिर दिया था यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति में कि √3 एक ब्लैंक संख्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगी? इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय जो है वो हो जाएंगी संख्या आ जाएगा इसका, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक। उसके बाद दिया था कि 4x के बहुपद px में x की उच्चतम घात ब्लैंक कहलाती है, तो ये कहलाएंगी बहुपद की घात। क्या कहलाएंगी? बहुपद की घात। फिर यहाँ दिया था समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र लिखिए। तो बच्चे इसका जो सूत्र है वो आपको लिखना है, वो सूत्र हो जाएगा x = -b + रूट यहाँ हो जाएगा b² - 4ac अपॉन हो जाएगा 2a, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ दिया था कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 से लेके 205 में पदों की संख्या है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 34, इसका आ जाएगा 34। फिर दिया था कि सभी ब्लैंक जो है त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा समबाहु, ठीक है। उसके बाद दिया था कि त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई लिखिए। देखिए मैंने अभी आपको जो है प्रश्न कराया था बच्चे, उसमें मैंने बताया था कि एक कहीं पर जो है मैंने इसको पढ़ा है, तो देखिए रिक्त स्थान में था, ये दिया है चाप की लंबाई आपको बताना। तो मैंने अभी आपको अभी से बताया था ना एक प्रश्न में कि θ/360 × 2πr। देखिए ये चीज जो है आपको यहीं पर दिखाई है। तो आप जो है आज के आपने वीडियो में देखा कि हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं, आपके सामने रखे हैं। ऐसे ही हम शाम तक और भी ऐसे नए प्रश्नों को लाएंगे, तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय।